तो और भाइयों ज़िंदगी मज़े में बीत रही है ना। तो आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले, नहीं पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। तो ये बात है 1774 की, जब राजा महाराजा लोगों का टाइम था। उस वक्त फ्रांस के राजा थे लुइस 16, जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब भाई की उम्र मात्र 20 साल थी जब वे राजा बने, और उन्होंने अपनी ड्रीम गर्ल यानी कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी किया। चचा लुइस 16 के साथ दिक्कत ये थी कि जब यह राजा बने तब इनका खाली खजाना था, इनका जो खजाना था बिल्कुल खाली था, जिसके मेनली 3 रीजन थे। सबसे पहला ये कि लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के कारण इनका फाइनेंशियल रिसोर्स, फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। दूसरा, ये वर्साइल पैलेस में रहते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य था, एकदम इमेंस पैलेस था, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो इनका बजट का मैक्सिमम हिस्सा वर्साइल पैलेस के मेंटेनेंस में चला जाता था। तीसरा, ये लुइस 16 ने अपने शासनकाल में अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका दोनों का ही कॉमन एनिमी था, ठीक। तो अब ये चलने करने भलाई, लेकिन हो गया इनके साथ बुराई। अब इस लड़ाई में इनके साथ इनके ऊपर 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा चढ़ गया, ठीक। अब भलाई करने चले थे, इनके साथ ही बुरा हो गया। 1 बिलियन लिब्रे, जैसे अपने यहाँ इंडियन रुपीज चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, वैसे 1794 से पहले फ्रांस में लिब्रे चलता था। लिब्रे एक करेंसी है, ठीक, जो इसे 1794 में बंद कर दिया गया। अब 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया। अब जले पे नमक छिड़कते हुए वैसे लेंडर्स जो राजा को कर्ज दिया करते थे, उन्होंने लोन पर 10% इंटरेस्ट की मांग करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, डूबते को तिनका सहारा। लुइस 16 ने लेंडर्स की बात मान ली। अब हुआ क्या कि एक तो खजाना वैसे ही खाली था, और बचा कुचा पैसा जो टैक्स वगैरह से आ जाता था वो सब इंटरेस्ट पे करने में खर्चा हो जाता था। अब फ्रांस के सरकार ने सोचा कि आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को चलाना है, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी को भी चलाना है, तो हमें पैसा तो चाहिए, इसके लिए टैक्स बढ़ाना है। अब ये लोग टैक्स बढ़ाने को सोच रहे हैं, बातचीत होगा, पता है आपको, बातचीत में किसी भी नियम को निकलने में टाइम लगता है। तब तक हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रांस के सोशल स्ट्रक्चर को घूम कर आ जाते हैं, सोसाइटी कैसी है, फ्रेंच सोसाइटी 1789 से पहले क्या था वहाँ पे, चलो ये सब देख के आते हैं। कि जैसे अपने यहाँ कैटेगरी में डिवाइडेड है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वैसे ही 1789 से पहले फ्रांस 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कलर्जी आते थे, यानी वैसे लोग जो कि चर्च से कनेक्टेड थे, पुजारी, पंडित, बाबा राम रहीम, राम रहीम नहीं, वहाँ पे जो चर्च के लोग थे ये सब आते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आती थी, यानी नोबल्स लोग। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जन्म से अधिकार था कि इन्हें टैक्स वगैरह नहीं देना है, उल्टा ये लोग टैक्स ले लिया करते थे। फ्रांस की 60% जो ज़मीन थी इनके पास थी, इनके हाथों में थी, और थर्ड स्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास थी, ठीक। थर्ड स्टेट पहले 2 स्टेट को छोड़कर, यानी कलर्जी और नोबल्स को छोड़कर, बाकी सब बिग बिजनेसमैन, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, जितने भी बाकी है ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। फ्रांस का पॉपुलेशन जितना था उसका 90% पॉपुलेशन किसान था, और इनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी जिस पे खेती कर सके। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी इन किसानों में से। इनको राजा के लिए काम करना पड़ता था, रोड बनाने में मदद करना पड़ता था, राजा के खेतों में, महलों में नौकर की तरह काम करना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा सैलरी कम थी, यहाँ तक कि उनके आर्मी में भी काम करना पड़ता था। अब तुम लोग ज़्यादा खुश नहीं हो कि आर्मी में काम करना पड़ रहा है, सरकारी नौकरी लगेगी, अब मस्त सुंदर लड़की से शादी होगा, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। आर्मी के नाम पर वहाँ पर घंटा था, और सिर्फ पैसा थोड़ा सा कम मिलता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। इतनी खराब हालत में भी चर्च थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लेता था, जिसे टिप्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे डायरेक्ट टैक्स थे जो कि टैली के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत सारे इनडायरेक्ट थे जो कि गुटखा, खैनी, बीड़ी, चरस, गांजा यानी कि तंबाकू और सॉल्ट पे लगते थे, ठीक। भाई साहब, यहाँ लोगों की सैलरी भले ही कम हो रही हो, कमाई बहुत ही कम हो रही थी, बट यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी, ठीक। इसीलिए यहाँ पर लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और एनसीईआरटी में इस टॉपिक को बोला गया द स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1750 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जो 1789 आते आते 28 मिलियन हो गई, यानी कि सिर्फ 74 ईयर्स में 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई। अब देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, बट यहाँ के लोग फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से ज़्यादा पॉपुलेशन पे ध्यान दिए जा रहे थे, जिससे ब्रेड, जो कि फ्रांस के लोगों का, फ्रेंच पीपल का स्टेपल डाइट था, उसका प्राइस
अब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी। इसका कारण ये था कि हमने आपको पहले भी बताया है कि 90% जो आबादी थी वो किसान थे। तो किसान लोगों के पास हमेशा तो काम रहेगा नहीं, हमेशा खेती-बाड़ी करना नहीं रहता है। बीच में जो टाइम रहता है उसमें वो लोग क्या करते थे, वर्कशॉप में लेबर का काम किया करते थे, जिनकी सैलरी उनके ओनर्स ने फिक्स कर कर रखी थी कि भाई आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी। अब जितनी जल्दी-जल्दी महंगाई बढ़ रही थी उतनी जल्दी-जल्दी तो उनकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। अब इससे क्या हुआ कि उनकी पैसे कम पड़ने लगे, रोज़मर्रा के जो चीज़ें थी खाने-पीने के, रहने के, कपड़े वगैरह, ये सब वो लोग नहीं खरीद पाते थे, जिससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई जिसको सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जिसमें लोग अपने रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ भी नहीं खरीद सकते हैं। तो ये 1789 से पहले फ्रांस में अक्सर हुआ करती थी। अब आप बताओ, लोगों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है तो क्या वो कभी भी बढ़े हुए टैक्स का सपोर्ट करेंगे? नहीं ना करेंगे। उल्टा तो वे लोग इसी बात के लिए अभी रिवोल्ट करेंगे कि भाई हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब है, आप सरकार हो, आप राजा हो, आप कुछ करो। तो देखो, पास्ट में भी पीजेंट्स और वर्कर्स ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, ये सब रिवोल्ट किया था ताकि टैक्स नहीं बढ़े, फूड्स स्कार्सिटी है हम लोगों के ऊपर, इसका कुछ किया जाए। लेकिन वे इस प्रोग्राम को उस स्केल पर नहीं कर पाए जिससे सोशल या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर पर कुछ चेंज आ सके। तो ये लोगों ने इसे समाज के उस हिस्से पर छोड़ दिया, यानी थर्ड स्टेट के वैसे लोग जो कि पढ़ लिख कर एजुकेटेड हो चुके थे, प्रॉस्पेरस, समृद्ध, धनवान हो चुके थे, उनके ऊपर ये सब जिम्मा अब सौंप दिया गया कि आप ही कुछ करो। ठीक। अब सवाल ये है कि मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से? तो वे लोग विदेशों में ट्रेड किया करते थे और गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। वे लोग अक्सर वूलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल बनाते थे जो कि फ्रांस के अमीर लोगों द्वारा खरीदे जाते थे या फिर विदेशों में बेच दिए जाते थे। मिडिल क्लास के लोग मैन्युफैक्चरर तो थे ही, उसके साथ साथ ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और लॉयर्स वगैरह जैसे काम में भी लगे हुए थे। ये सभी लोग पढ़े लिखे थे और इनका ऐसा बिलीव था कि सोसाइटी में किसी भी पर्सन की पोजीशन उसके मेरिट के बेसिस पे हो, न कि जन्म के आधार पर। अब ये जो आइडिया था वो फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये सब चीज़ों को दिखाता था। मौका का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे फिलोसफर्स जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू ने किताबें लिखी और इस आइडिया को आगे रखा। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा कि राजा के पास डिवाइन पावर नहीं होनी चाहिए। अब डिवाइन पावर से आप लोग ये नहीं समझ रहे ना कि राजा कोई जादूगर था, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, वो किसी को भी बस में कर ले, ऐसा कुछ नहीं था। डिवाइन पावर मतलब उसके पैदा होते ही उसको ऐसा, राजा लोग को ऐसा अधिकार मिल जाता था कि वो जिसको चाहे जो मन वो सो कर सकते थे। जैसे कि कोई आदमी है, उसको पसंद नहीं है, तुम्हारा मुँह काला है, चलो तुमको फांसी पे लटका दिया जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये सब जो पावर है कि राजा जो कहेगा वही होगा राज्य में, ये सब पावर राजा का खत्म हो, जॉन लॉक ने इस आइडिया को प्रपोज किया टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक। जीन जैकस रूसो ने एक किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव और जो सिटीजन्स है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो कि आप यदि ये करोगे तो राजा बनोगे, नहीं तो भाड़ में जाओ, हवा आने दो, ऐसा सिस्टम हो। ठीक। मॉन्टेस्क्यू ने भी एक किताब लिख डाली जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने इसमें बताया कि गवर्नमेंट का पावर डिवाइडेड होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक। जैसे कि जब लुई 16 ने यूएसए के 13 कॉलोनीज को आज़ाद करा दिया था तो यूएसए में भी इसी तरीके की सरकार बनी थी जिसका पावर डिवाइडेड था। वहाँ का संविधान अपने लोगों को जिस तरीके से अधिकार देता था वो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जाता था। अब जैसे अपने देशों का भविष्य जो है वो अक्सर पान के दुकान, गुटखा के दुकान, ताश उस खेलने के जगह पर डिस्कस होता है कि भाई साहब मोदी जी ये नहीं कर रहे थे, राहुल गांधी को आना चाहिए था, सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो ये होता, ऐसे सब डिस्कशन होता है पान के दुकानों पे। वहीं से देश का भविष्य, पार्लियामेंट का मीटिंग होता है। वैसे ही फ्रांस में भी था, वहाँ के लोगों का डिस्कशन चाय के दुकान, कॉफ़ी शॉप, सैलून्स वगैरह में हुआ करता था। वो लोग फिलोसफर्स के आइडियाज़ को डिस्कस करते थे कि भाई तूने पढ़ी रूसो ने क्या लिखा, भाई तूने पढ़ी मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा, इस तरीके के बातें किए जाते थे। ये अब काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ये सब डिस्कशन वहाँ पर सैलून्स, कॉफ़ी शॉप्स में चलने लगा। अब अक्सर न्यूज़पेपर को चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा जाता था ताकि वे लोग भी समझ सके, उन लोगों को भी खबर पता चल सके कि भाई देश में चल क्या रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग खुद पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए लोग क्या करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो चिल्ला चिल्ला कर न्यूज़पेपर पढ़ते थे ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। अब न्यूज़पेपर चिल्लाकर पढ़ने के कारण सब लोगों को पता चल गया, स्कैम का खबर सब लोगों को लग गया कि भैया लुई 16 टैक्स बढ़ाने के चक्कर में है।
ठीक। अब लोग सोचे, और उसमें भी लिखा था, न्यूज़ में तो सब लिखा रहता है, उसमें भी लिखा था कि इस 16 के पास आर्मी को चलाना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, महल का खर्चा वगैरह है, इसलिए उसको टैक्स बढ़ाना है। ठीक, तो लोगों ने सोचा भाई राजा है तो तेरे पास इतना दिक्कत है, तेरे को आर्मी चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है, फलाना ठिकाना चलाना है, तेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत है, और हम लोग तेरे को अंबानी दिख रहे हैं, बिल गेट्स दिख रहे हैं क्या, जो तू हम लोगों से टैक्स लेगा? हम लोगों का भी तो वही दिक्कत है, तुमसे ज़्यादा दिक्कत तो हम लोगों का है। लोगों ने ये सोचा और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, यार क्या मजाक है, राजा कैसे बेवकूफ़ जैसा हरकत करे, जब उसके पास पैसा नहीं तो हम लोग के पास कहाँ से पैसा आएगा जो हम टैक्स देंगे। ये सब सोचा और रिवॉल्ट की तैयारी करने लगे कि चलो भाई, जिस दिन होगा टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल होगा ना, स्टेट जनरल की मीटिंग होगी, उसी दिन बताएंगे इसको। ठीक, तो ऐसे ही करते करते 5 मई 1789 आ जाता है। इस दिन लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। अब देखो 1789, 5 मई 1789 से पहले जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, वो हुई थी 1614 में, लगभग 150 साल पहले। बाप रे, जो आदमी होगा वो भी मर गया होगा। स्टेट जनरल में ना तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जिनका चेयर एकदम आमने सामने था, फेस टू फेस करके बैठे हुए थे। ठीक, अब आर्टिस्ट, पीजेंट्स, वोमेन असेंबली में इंटर नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने 4000 लेटर्स में अपने डिमांड को लिखकर थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया कि आप लोग हमारी इस डिमांड को राजा के पास रखना, क्या पता हमारी भी कुछ सुनवाई हो जाए। अब आर्टिस्ट, पीजेंट्स, वोमेन ये लोग नहीं जा सकते थे, तो थर्ड स्टेट से कौन जाएंगे? ऑब्वियस से बात है, मिडिल क्लास के लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे वे लोग जाएंगे। तो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जिनको राजा ने बोल दिया कि भाई तुम्हें बैठना नहीं, तुम जाकर पीछे में खड़ा रहो, पीछे खड़ा होकर सुनो। ठीक, इन्हें बहुत बुरा लगा, यार गजब बेइज्जती है। वैसे ही मुझे बुरा लगता है जब तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते और यहाँ से चले जाते हो, सो लाइक कर दो। अब क्या हुआ, स्टेट जनरल का वोटिंग सिस्टम थोड़ा अलग था। इसमें तीनों स्टेट से एक एक वोट देना था। जैसे फर्स्ट स्टेट में 300 लोग थे, तो 300 लोग आपस में डिस्कस करके एक वोट देंगे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। हम लोग का फर्स्ट स्टेट के ग्रुप से फैसला ये है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ फैसला देंगे। सेकेंड स्टेट भी ऐसे डिस्कशन करके एक वोट देंगे कि हाँ बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए। थर्ड स्टेट भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि पहले 2 स्टेट तो बोल दें आपके लिए कि हाँ भाई बढ़ा दो टैक्स, क्योंकि इन दोनों को तो टैक्स देना नहीं है, दिक्कत तो हम लोग को ना होगा। इसलिए आप एक काम करो कि आप एक स्टेट से एक वोट नहीं लो, हर एक पर्सन से वोट लो कि हाँ भाई तुम इसमें सहमति हो, देना है या ना देना है, टैक्स बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। हर एक पर्सन से पूछा जाए, जितने भी लोग असेंबली में मौजूद हैं उन सब से पूछा जाए। राजा ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, और ये जो प्रपोजल था ना कि ईच पर्सन ईच वोट हो, ये आइडिया रूसो के बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। ठीक, जब राजा ने ये मना कर दिया तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए, हल्ला चिल्ली करते हुए असेंबली से बाहर निकल जाते हैं। अब सोचो, जो 4000 लेटर्स में इन्हें डिमांड मिला था, वो लोग भी तो इंतजार कर रहे होंगे ना कि भाई भाई वो हमने दिया है रिप्रेजेंटेटिव्स को, पता नहीं आज कहीं मेरा सुनवाई हो जाए, आज कहीं मेरा बात मान जाए, मेरा फसल का काम हो जाए। ऐसा भी तो कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे ना, जो 40,000 लेटर्स दिए। जब उनका ये सब काम नहीं हुआ तो वो लोग भी तो बहुत ज़्यादा नाराज, दुखी हो जाएंगे कि यार इस राजा को हटाओ, यार पागल राजा है। ऐसे ही तो ये लोग अब प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब राजा के खिलाफ विद्रोह धीरे धीरे भड़कने लगता है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। राजा ने सोचा कि चलो 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा। अब क्या होता है कि 20 जून 1789 को 20 जून 1789 को वर्साइल पैलेस के बाहर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर अपने आप को, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। ठीक, और ये लोगों ने कसम खाया कि जब तक एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं जो कि राजा के पावर को लिमिट कर दे, यानी कि संविधान के अधीन कर दे, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक, ऐसा ये लोग कसम खाए। अब देखो, जैसे कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वैसा ही यहाँ पर सिस्टम था। मीराबेव और अबेसियस नाम के 2 लोग थे। ठीक, मीराबेव एक नोबल था, और इसका मानना था कि जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी, कि तुम पैदा हो और तुम्हें अधिकार है कि तुम्हें टैक्स नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मीराबेव इसका मानना था, और ये सेकंड स्टेट से बिलोंग करता था, फिर भी ये लीड कर रहा था, मतलब सेकंड स्टेट के साथ में नहीं था, थर्ड स्टेट के साथ में था। अब्बेसिया जो कि ओरिजिनली एक पंडित था, प्रीस्ट था, वहाँ का चर्च का पंडित, पादरी वगैरह था, ये कलर्जी के स्टेट से बिलोंग करता था। इसने एक पेम्पलेट लिखा, व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक, तो ये लोग नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे। जब नेशनल असेंबली ने
जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी तब पूरा फ्रांस टेंशन में था कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा, देश का क्या होगा, वगैरह वगैरह, टेंशन में पूरा फुल था। उस साल कड़ाके की ठंड पड़ी थी और क्रॉप जितने भी फसल थे वो सब बर्बाद हो चुके थे। अनाज और खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी, भयंकर तबाही आने वाली थी। ब्रेड की कीमत भी आसमान छू रही थी। अब चूंकि ब्रेड की कीमत आसमान छू रही थी तो बेकर्स लोग सप्लाई को होल्ड कर कर रख लेते थे ताकि जब महंगाई अधिक हो जाए तब इसे बेचेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का कमाएंगे। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी जब वोमेन्स को ब्रेड नहीं मिला तो उनकी भीड़ ने शॉप्स में हमला कर दिया और पूरे शॉप को बर्बाद कर दिया। पूरे फ्रांस की यही सिचुएशन थी, खास करके पेरिस में। ठीक, तभी राजा ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप जाके देखो कि क्या बात है, आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक, इसलिए राजा ने आर्मी को भेजा। अब आर्मी को देखकर लोगों को ऐसा लगा कि हम विरोध कर रहे हैं, इसीलिए राजा हमें मारने के लिए आर्मी भेजी है। ठीक, राजा ने हमें मारने के लिए आर्मी भेजी है। अब इससे डरकर 14 जुलाई 1789 को हजारों लोग टाउन हॉल के सामने में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पीपुल्स मिलिट्री बनाने का निश्चय करते हैं। ये जो कहानी था आपके फर्स्ट पेज में था, इसलिए वहाँ पर हमने नहीं बताई ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 को हजारों लोग टाउन हॉल के सामने में इकट्ठा होकर पीपुल्स मिलिटिया बनाते हैं। ठीक, और पीपुल्स मिलिट्री यानी लोगों की मिलिट्री। अब मिलिट्री बन गई, लोगों की मिलिट्री बन गई, तो उसके लिए अब इम्यूनिशन भी तो चाहिए। तो इम्यूनिशन फाइंड करने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तभी कुछ 100 लोगों का ग्रुप पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट में जाता है जहाँ पर बास्टिल नाम का एक किला था। वो बेसिकली एक जेल था जहाँ राजा के विरोधियों को कैद करके रखा जाता था। लोग बास्टिल में हमला करते हैं, वहाँ के कमांडर को मार देते हैं, कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। ये बात अलग है कि उन्हें एम्यूनिशंस बहुत कम मिले और सिर्फ 7 ही कैदी थे। बास्टिल को तोड़ दिया गया क्योंकि बास्टिल से सभी लोग नफरत करते थे। अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे राजा के विरोधियों को कैद करके रखा जाता था और सब लोग जो बास्टिल में अटैक करने गए थे सब तो राजा के विरोधी ही तो थे। तो इसलिए बास्टिल को तोड़ दिया गया, इसके पत्थरों को बाजारों में बेच दिया गया ताकि जो लोग इसे याद के तौर पर रखना चाहते हैं वो रख सके। ठीक, बास्टिल राजा के डिस्पोटिक पावर को भी दिखाता था। अब ये तो बात हो गई पेरिस की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा गांव के इलाकों में लोगों का क्या हाल था। ठीक, तो यहाँ पर जैसे रूमर फैल गई थी कि सैनिक हमें मारने के लिए आ रहे हैं, आर्मी हमें मारने के लिए आ रहे हैं, वैसे ही गांव में भी एक अफवाह फैल गई थी कि लैंड लॉर्ड्स ने, जो जमींदार हैं, वो लोगों ने डाकुओं को हायर किया है कि आप किसानों के राइप क्रॉप्स को, पके हुए फसल को बर्बाद कर दो ताकि सिर्फ उन्हीं से लोग खरीदे। ठीक, भूखमरी के डर से लोग डर गए। फिर लोगों को जो मिला कटार कुदाल लेकर चल गए लैंड लॉर्ड्स के घर पे। अब जहाँ लैंड लॉर्ड्स, चेतक नोबल्स वगैरह रहते थे ना, वैसे जगह को चेतनक्स कहा जाता था। ठीक, वहाँ पे चले गए और हमला करने लगे, मारपीट करने लगे। बहुत सारे नोबल्स जो थे वो बगल के देश में डर के भाग गए। इस तरीके से जब लुईस 16 को लगा कि भाई विद्रोह तो बढ़ते जा रहा है, हो ना हो जैसे ये लोग भाग गए वैसे हमको भी भागना पड़ेगा, चलो इसका बात मान लेते हैं, नेशनल असेंबली क्या कह रही इसका बात मान लेते हैं। तो 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली की बात ये मान लेते हैं। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास किया जिसमें सारे फेडरल सिस्टम्स यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट को टैक्स नहीं देना है, ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तीर्थ्स को एबोलाइज्ड कर दिया गया। चर्च की ज़मीन छीन ली गई, जो भी मतलब क्लर्जी वगैरह से ज़मीन बिलोंग करती थी वो सब छीन ली गई। इस तरीके से गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिबरे की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। गवर्नमेंट ने 2 बिलियन लिबरे की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 1791 में बनकर रेडी हो गया, लेकिन राजा ने पहले ही साइन कर दिया था कि चलो जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे। इसका मेन एम था कि मोनार्क के पावर को लिमिट करना। अब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहकर बल्कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइडेड होगी। अब फ्रांस में मोनार्की खत्म हो गई। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि एक ऐसा मोनार्क जहाँ पर राजा होंगे, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे राजा होंगे, लेकिन उनकी जो पावर होगी वो संविधान के द्वारा निश्चित की गई होगी कि राजा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। पहले जैसा नहीं कि भाई तुम काला है तुमको फांसी पर लटका दीजिए, ओ तुम बहुत अच्छा है, तुम मेरे से खराब से बात किया, तुम मेरे को डांट कर बात किया, चलो तुम फांसी पर चढ़ो। ऐसा ये सब सिस्टम खत्म। ठीक,
अब राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहना पड़ेगा। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे नेशनल असेंबली ने बनाया था उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के नाम से भी जाना जाता था। इसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ने बनाया था। ठीक, अब बारी थी नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने की। इस 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बुरी बात यह थी कि इसने सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया था। ओनली मेन, सिर्फ मर्द जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और जिन्होंने 3 दिन के लेबर वेजेस यानी कि 3 दिन में जितना लेबर लोग कमाते हैं उतना यदि टैक्स भरे हो और तुम्हारी उम्र यदि 25 साल से ज़्यादा है और यदि तुम मर्द हो तभी तुम वोट दे सकते हो। ठीक, यानी कि ओमेन, गरीब लोग जो टैक्स नहीं दे सकते थे, जिनके पास 3 दिन का लेबर वेजेस के बराबर टैक्स देने का औकात नहीं था, वो लोगों को पैसिव सिटीजन में रख दिया गया और जो लोग 25 साल से ज़्यादा थे जो टैक्स भरते थे उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया और एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकते थे। ठीक, अब गरीब लोगों का तो हाल वही रह गया ना, जो गरीब थे जिनके पास पैसा नहीं था टैक्स देने के लिए, जो भूखमरी से मर रहे थे, फिर उनका तो हाल यही हो गया। तो वो लोग दुखी हुए लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी थे कि चलो राजा हट गया तो नेशनल असेंबली कुछ ना कुछ करेगी। इस बात का थोड़ा सा खुशी था लेकिन दुख उससे ज़्यादा था कि हमें इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारा अधिकार ना मिला। ये दुख धीरे धीरे कर क्रोध में बदल गया। फिर ऐसे ही फिर से नेशनल असेंबली के लिए भी रिवोल्ट होने वाला है, आगे में देखा जाएगा। और तो और जो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भरते थे, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में आते थे, वही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। ये और भी ज़्यादा बेकार बात थी। खैर, अभी तो ये पैसिव सिटीजन्स यानी जिन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला है वो तो अभी दुखी ही है, लेकिन बहुत जल्द ये लोग भी गुस्सा में आने वाले हैं और ये लोग रिवोल्ट करने वाले हैं। ठीक, अब इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं भी भाई रिवोल्ट करने जा रहा हूँ अब। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस ऐसे शुरू होता था, कुछ मैन के और सिटीजन के राइट्स को डिक्लेयर करते हुए शुरू होता था और बोलता था कि आप लोगों को ये अधिकार है, जैसे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने विचार को रखने का अधिकार, सभी लोग कानून के सामने में बराबर हैं। ये सबको नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक और इनएलिनिएबल राइट्स के तौर पर दिखाएगा, मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता। अब भाई जीने का अधिकार ये कौन छीन सकता है, ये सब चीज़ उसमें लाया गया और बोला गया कि सब ह्यूमन बींग हमारे देश से बिलोंग करते हैं, उनका जितना भी चीज़ है, ये सब जो अधिकार है इन्हें बाय बर्थ मिलना चाहिए और इसे कोई भी ले नहीं सकता है। और ये हमारी जिम्मेवारी होगी यानी सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वो सभी सिटीजन्स के प्राकृतिक हकों का यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब चीज़ का देख रेख करे। अब क्या राजा नेशनल असेंबली की बात मानकर चुपचाप बैठ गया होगा या फिर उसने कुछ करने की ट्राई की होगी? क्या नेशनल असेंबली से सभी लोग खुश थे? नहीं न थे, सिर्फ गरीब लोगों को अभी भी दिक्कत हो रहा था। तो गरीब लोग क्या करते होंगे, ओमेन लोगों ने क्या किया, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से समझो। तब तक यार मज़े करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, नहीं तो अब मैं रिवोल्ट करने वाली, यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई रिवोल्ट कर दूंगा। कर दो यार सब्सक्राइब।